हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 6 के लिए वीडियो नंबर 12 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर उत्प्रेरक के बारे में अपन पढ़ेंगे। उत्प्रेरक और साथ में उसके जो प्रकार है उसकी भी अपन बात करेंगे। तो पहले अपन ये जान लेते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है। तो देखो एक अभिक्रिया यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, ये हमारे पास में है पोटेशियम क्लोरेट KClO3, ठीक है। इसको जब हम गर्म करते हैं, ये जो है निशान है इसको डेल बोला जाता है, ग्रीक अक्षर है ये, और ये कहीं पर लगा हुआ है तो इसका मतलब पदार्थ को गर्म किया जा रहा है, पदार्थ को ऊष्मा दी जा रही है। तो इसको जब गर्म किया हमने तो हमें मिला KCl+O2, ठीक है। समीकरण को बैलेंस भी कर लेते हैं पहले अपन। तो देखो यहां ऑक्सीजन 3 है और यहां ऑक्सीजन कितना है 2, तो यहां पर तो मैं लगा देता हूं 3 और यहां पर मैं लगा देता हूं 2। तो यहां पर भी 3 दूनी 6 और यहां पर भी 3 दूनी 6, ऑक्सीजन बराबर पोटेशियम और क्लोरीन दोनों के ही इधर 2 परमाणु है, यहां लिख देता हूं मैं 2, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पोटेशियम क्लोरेट है, इसको जब गर्म किया जा रहा है तो ये अपघटित होता है, पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो ये जो अभिक्रिया है एक मंद अभिक्रिया होती है, यानी कि ये धीमी गति से अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। अब देखो यहां पर हम एक पदार्थ और डालते हैं बीच में, MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड गैस। क्या डाला हमने? MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको, केवल गैस नहीं है, ये ठोस अवस्था में ही होता है, तो केवल इसको आप बोलोगे मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। ठोस अवस्था में होता है, ये गैस मैंने गलत बोल दिया था, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड है ये, ठीक है। अब देखो जैसे आप यहां पर मैग्नीज डाइऑक्साइड यहां पर डालोगे तो ये जो पदार्थ है कम तापमान पर ही अपघटित होने लग जाएगा और तेज गति से ये KCl और 3O2 आपको देगा। यानी कि इस MnO2 के उपस्थित होने से क्या हो गया कि एक तो ये कम तापमान पर ही अपघटित होना शुरू हो गया और दूसरी बात इसके अपघटन की दर भी बढ़ गई। ये जो अभिक्रिया है ये तेज गति से संपन्न होने लगे। पहले ये एक मंद अभिक्रिया थी, धीरे धीरे ये अपघटन हो रहा था, लेकिन जैसे ही अपन इसमें MnO2 डालते हैं तो कम तापमान पर ये अपघटित होने लग जाता है और तेज गति से भी ये अपघटित होने लग जाता है। यानी कि इसकी उपस्थिति से इस अभिक्रिया का वेग बदल गया, अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन यहां पर खुद MnO2 जब ये पूरी अभिक्रिया हो जाएगी, आप जिस रूप में डाले थे यहां पर उसी रूप में आपको वापस प्राप्ति भी हो जाएगा। यानी कि ये पदार्थ इस अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं ले रहा है, लेकिन इसकी उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, बदल गया। जैसे यहां पर अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है, ये जरूरी नहीं है कि अभिक्रिया का वेग हमेशा बढ़े ही सही, कम भी हो सकता अभिक्रिया का वेग। तो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित ऐसा बाह्य पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बदल देता है लेकिन स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है, वो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे यहां पर MnO2 है, इसकी उपस्थिति से इस अभिक्रिया का वेग बदल गया लेकिन खुद ये रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है। आपने शुरुआत में जैसा MnO2 डाला था, अभिक्रिया होने के बाद में भी वैसा का वैसा ही आपको मिल जाएगा। तो यहां पर ये जो MnO2 है ये किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है उत्प्रेरक का। किसका काम कर रहा है, ये उत्प्रेरक का। तो उत्प्रेरक की परिभाषा अपन क्या देंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह
बाह्य पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बदल देता है, लेकिन स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक कहलाता है। तो जैसे यहां पर MnO2 किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक का काम कर रहा है, क्योंकि इसकी उपस्थिति से इस अभिक्रिया का वेग क्या हो गया? बढ़ गया। अभिक्रिया का वेग बदलना चाहिए, अभिक्रिया का वेग या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, लेकिन यहां पर ये जो MnO2 है, जैसा अपन ने शुरुआत में डाला था, लास्ट में भी उसी रूप में वापस प्राप्त होगा, यानी कि ये इस अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहेगा। ये क्रिया कारक और ये उत्पाद, ये अभिक्रिया के अंदर कुछ भी काम नहीं कर रहा, लेकिन इसकी उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग क्या हो गया? बदल गया। तो इसी आधार पर अपन ने बोला है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह बाह्य पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बदल देता है, लेकिन स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है, वही क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है। तो यहाँ पर MnO2 क्या है? उत्प्रेरक है। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित होकर के अभिक्रिया का वेग क्या करेगा? बदलेगा, लेकिन खुद रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहेगा। बस वही पदार्थ क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक या कैटलिस्ट कहलाएगा। तो वीडियो पॉज करके आप नोट करो इनको पहले, फिर आगे बात करता हूं मैं। वीडियो पॉज करके देखो भाई, आपने नोट किया है तो कुछ और बातें बताऊं अब। अब देखो, अपन उत्प्रेरक के प्रकार बढ़ने वाले हैं। उत्प्रेरक के प्रकार। तो उत्प्रेरक का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया जाता है। इसका पहला जो आधार है उत्प्रेरक बनाने का, वो क्या है? भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार, ठीक है। और दूसरा जो आधार है इसका वो है क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार, ठीक है ना भाई। अब देखो, भौतिक अवस्था के आधार पर आपके जो उत्प्रेरक है वो तो होते हैं दो प्रकार के। भाई भौतिक अवस्था होती है ना, ठोस द्रव गैस, इस आधार पर, और दूसरा क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार का मतलब यह है कि उत्प्रेरक कहां से आया, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि वो अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है या घटाता है। तो इस आधार पर उत्प्रेरक को अपन चार भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? चार भागों में। तो इस वीडियो के अंदर अपन केवल ये वाला आधार पढ़ेंगे,
ये वाला आधार अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप चाहें तो ये छोटी सी जानकारी नोट कर लो वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको बताता हूं भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। ठीक है, वीडियो पॉज किया आपने और नोट किया, मिटाऊं मैं इसको? ठीक है। तो देखो यहां पर फर्स्ट वाला आधार ले लेते हैं अपन, भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। तो इस आधार पर आपके उत्प्रेरक दो प्रकार के हैं। एक तो होते हैं सममांगी उत्प्रेरक, सममांगी उत्प्रेरक, और दूसरे होते हैं विषमांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक। तो दोनों प्रकारों को अपन समझेंगे। तो पहले मैं आपके सामने ले लेता हूं सममांगी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक। तो भाई देखो सममांगी उत्प्रेरक क्या होता है, उदाहरण की सहायता से अपन समझते हैं थोड़ा सा इस बात को। तो देखो भाई यहां पर मैंने एक क्रिया कारक ले लिया SO2, ठीक है, और ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ऑक्सीजन से क्रिया करके ये SO3 बनाता है, ठीक है। समीकरण को बैलेंस कर ले मैं पहले। तो देखो ऑक्सीजन यहां पर 2 और 2 यहां पर कितने हो गए 4, जबकि यहां पर कितने 3। तो एक काम करता हूं मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं पूरे को। तो आपके पास में ऑक्सीजन कितने हो गए 3 दूनी 6, और साथ में सल्फर भी कितने हो गए 2। तो यदि मैं यहां पर 2 लगाता हूं तो देखो आपके पास में सल्फर इधर 2 है और इधर भी 2 है। ऑक्सीजन को देखो 2 दूनी 4, 4 और 2 6, और यहां पर 3 दूनी 6। अब यहां पर क्रिया कारक सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तो ये गैस अवस्था में होगा। यहां पर ऑक्सीजन है, ये भी गैस अवस्था में, और यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तो ये भी गैस अवस्था में। अब इस अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक काम आता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस, जो गैस अवस्था में है। कौन सी गैस है ये? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस है, जो कि कौन सी अवस्था में? गैस अवस्था में। तो इसमें देखो ये क्रिया कारक है, दोनों ये गैस अवस्था में है, ये उत्पाद है ये भी गैस अवस्था में है, और ये जो उत्प्रेरक है ये भी कौन सी अवस्था में है? गैस अवस्था में है। तो देखो जब अभिक्रिया में उपस्थित क्रिया कारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में हो तो ऐसी अभिक्रिया में उपस्थित उत्प्रेरक को सममांगी उत्प्रेरक कहते हैं। क्या बोला जाता है उसको? सममांगी उत्प्रेरक बोला जाता है। अब सुनो एक बात और, यदि कोई अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न हो रही है ना, तो उसे अपन बोलते हैं उत्प्रेरण। क्या बोलते हैं उसको? उत्प्रेरण बोला जाता है। यदि कोई अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न हो रही है तो उसे बोला जाता है उत्प्रेरण। तो इस तरीके की ये जो अभिक्रिया हुई है
इसको अपन बोलते हैं सहमांगी उत्प्रेरण। क्या बोलोगे इसको? सहमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, तो मैं पहले परिभाषा लिख दूं सहमांगी उत्प्रेरक की। तो क्या लिखेंगे इसके लिए कि जब अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक उत्पाद एवं उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में हो तो ऐसी अभिक्रिया में उपस्थित उत्प्रेरक को सहमांगी उत्प्रेरक कहते हैं तथा यह अभिक्रिया सहमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। तो देखो आप कि ऐसी कोई भी अभिक्रिया जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है उसे अपन उत्प्रेरण बोलते हैं। अब देखो सहमांगी उत्प्रेरक का मतलब अपने समझ में आ गया कि जब क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में है अभिक्रिया के, तो ऐसी अभिक्रिया में उपस्थित उत्प्रेरक क्या कहलाएगा? सहमांगी उत्प्रेरक। सह का मतलब समान, मांगी का मतलब मांग होना, यानी कि सारी चीजें एक ही अवस्था में होनी चाहिए। तो फिर उस अभिक्रिया में उपस्थित उत्प्रेरक सहमांगी उत्प्रेरक कहलाएगा, और जो इस तरीके की अभिक्रिया संपन्न होगी उसे अपन बोलेंगे सहमांगी उत्प्रेरण। ठीक, और उदाहरण देखते हैं। यह आपका उदाहरण नंबर 1 हो गया। दूसरा उदाहरण देखो। तो देखो दूसरे उदाहरण के अंदर मैं ले लेता हूं CH3COOCH3 मेथिल एसीटेट बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है इसको? मेथिल एसीटेट। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं जल से, HOH से। इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं। तो देखो भाई, मेथिल एसीटेट द्रव अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। और जो जल है वो भी कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। अब देखो इस अभिक्रिया में क्या होगा, थोड़ा समझते हैं। इसको तो आप यहां से तोड़ोगे, ठीक है, और इसको आपको तोड़ना है यहां से। CH3COO दिख रहा है ये, इसके साथ में आपको H जोड़ना है, और ये जो CH3 है इसके साथ में आपको जोड़ना है OH। तो आपको दो नई चीजें प्राप्त होगी। देखो क्या क्या मिलेगा आपको। CH3COO, भाई ये लिखा मैंने यहां से CH3COO, ठीक है। इसके साथ में H जोड़ना है, तो यहां पर मैंने लिख दिया H। ये बन गया आपका एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, तो मैं इसका नाम लिख देता हूं साथ में, एसिटिक अम्ल, या एक नाम और होता है इसका एथेनोइक अम्ल भी इसको बोला जाता है। ठीक है,
तो यहां पर यह आपको मिलेगा एक्वा सॉल्यूशन के रूप में। किस रूप में मिलेगा? एक्वा सॉल्यूशन के रूप में। ठीक है, दूसरा देखो CH3 है, इसके साथ में आपको इधर वाला OH जोड़ना है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं CH3OH। इसको बोला जाता है मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल, तो मैं इसका नाम लिख देता हूं मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। और ये भी आपको मिलेगा एक्वा सॉल्यूशन के रूप में। ठीक है, ये दोनों द्रव है और ये एक्वा सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन के रूप में है। अब यहां पर देखो एक उत्प्रेरक काम आता है, उत्प्रेरक है HCl, और ये HCl भी यहां पर काम आता है एक्वा सॉल्यूशन के रूप में। किस रूप में काम आता है? एक्वा सॉल्यूशन के रूप में। अब देखो ये अवस्थाएं आप देखो तो इसके अंदर क्रियाकारक है द्रव अवस्था में, दोनों द्रव अवस्था में है। ठीक है, और उत्पाद जलीय विलयन के रूप में है, और ये भी किस रूप में है? जलीय विलयन के रूप में है। तो देखो रासायनिक दृष्टि से तो अपन क्या करते हैं कि आपकी द्रव अवस्था और जलीय विलयन को दोनों को अलग अलग मान लेते हैं अपन, रासायनिक दृष्टि से ऐसा कर लेते हैं। लेकिन यदि भौतिक दृष्टि से देखें तो दोनों ही कौन सी अवस्थाएं हैं? द्रव अवस्थाएं। भाई द्रव अवस्था वो होती है कि उसको जिस बर्तन में डाला जाए उसी बर्तन का वो आकार ले ले, आयतन तो हमेशा एक जैसा रहे उसका। भाई 1 लीटर आपने कोई पदार्थ लिया तो 1 लीटर ही रहे, बस आप जिस बर्तन में उसको डालोगे उस बर्तन का वो क्या कर ले? आकार ले ले। तो भौतिक दृष्टि से अपन देखें तो चाहे द्रव अवस्था हो आपकी या फिर जलीय विलयन हो, भौतिक दृष्टि से तो वो द्रव अवस्था ही है, क्योंकि उसका आयतन तो बदलेगा नहीं लेकिन उसका आकार बदल जाएगा। जिस बर्तन में आप उसको डालोगे उसी बर्तन का उसका आकार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 1 लीटर HCl का एक्वा सॉल्यूशन जलीय विलयन ले लिया। अब 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगा उसका आयतन तो हमेशा, लेकिन आप उसको बर्तन जिस भी बर्तन में डालोगे, जैसे आपने बीकर में डाला उसको तो बीकर का आकार वो ले सकता है, आपने किसी लोटे के अंदर उसको डाल दिया तो वो किसी लोटे का आकार ले सकता है। ठीक है ना, तो जलीय विलयन को और एक्वा सॉल्यूशन को दोनों को आपको एक ही अवस्था मान करके चलना है। भाई ये द्रव है, ठीक है, दोनों अवस्थाओं को एक ही मान करके चलोगे। तो इस दृष्टि से मैं मान लेता हूं भाई ये एल और एक्वा सॉल्यूशन दोनों एक ही अवस्था है, भौतिक दृष्टि से द्रव अवस्था है। तो देखो यहां पर क्रियाकारक द्रव है, उत्पाद भी कौन सी अवस्था में है? द्रव में है। और ये जो उत्प्रेरक है ये HCl जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, ये भी यहां पर कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। तो वही कंडीशन फॉलो हो रही है कि क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में हैं। तो ऐसी अभिक्रिया में उपस्थित ये उत्प्रेरक है HCl, ये कौन सा उत्प्रेरक है? यहाँ पर सहमांगी उत्प्रेरक है, और ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? सहमांगी उत्प्रेरण है। ठीक है, तो ये दोनों उदाहरण आ गए। इनमें देखो यहाँ पर ये दोनों तो सहमांगी उत्प्रेरक है और ये दोनों अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं हैं? सहमांगी उत्प्रेरण। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल, ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था, ये दूसरा वाला एग्जाम्पल हो गया। तो वीडियो को पॉज करके आप सहमांगी उत्प्रेरक जो पढ़ लिया अपन ने उसको नोट करो, फिर विषमांगी की बात करते हैं। ठीक है भाई, वीडियो पॉज करके नोट किया आपने? तो अब अपन बात करेंगे विषमांगी उत्प्रेरक की।
तो देखो भाई, अब विषमांगी उत्प्रेरक की बात करते हैं। तो क्या होता है विषमांगी उत्प्रेरक? तो समझते हैं यहां पर बात को। हमने यहां पर ले लिया N2 प्लस H2, ठीक है, यह नाइट्रोजन गैस है और ये हाइड्रोजन गैस है। दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और एक गैस बनाते हैं, अमोनिया गैस। ठीक, ये गैस अवस्था में है, ये भी गैस अवस्था में है और ये भी गैस अवस्था में है। समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं एक बार। 3 यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ तो मैं 3 दूनी 6 हाइड्रोजन कर देता हूँ, यहाँ पर भी 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन 2 है इधर और इधर भी 2 है। अब यहाँ पर जो उत्प्रेरक काम आता है वो देखो, काम आता है Fe, और ये Fe यहाँ पर कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। तो देखो यहाँ पर क्रियाकारक की भौतिक अवस्था अलग है, दोनों गैस है, और उत्पाद की भौतिक अवस्था अलग है, वो कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। इसमें उत्पाद को नहीं देखना आपको कौन सी अवस्था में है वो, आप केवल ये देखोगे कि क्रियाकारक और उत्प्रेरक ये दोनों यदि अलग अलग अवस्था में है तो ऐसी अभिक्रिया में उपस्थित उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहलाएगा, और ये अभिक्रिया विषमांगी उत्प्रेरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विषमांगी उत्प्रेरण। तो अपन क्या लिखेंगे इसके लिए कि जब अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक एवं उत्प्रेरक अलग अलग भौतिक अवस्था में हो तो ऐसी अभिक्रिया में उपस्थित उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं, तथा इस अभिक्रिया को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण नंबर 1 हो गया है। इसमें आप देख लो कि क्रियाकारक की भौतिक अवस्थाएं अलग है और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग है। भाई विष का मतलब होता है अलग अलग या असमान, और मांगी का मतलब होता है मांग, यानी कि असमान मांग हो। जैसे यहां पर भौतिक अवस्था अलग है और यहां पर भौतिक अवस्था क्या है? अलग है। ठीक है, ऐसा ही एक उदाहरण और देख लेते हैं अपन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करके। तो देखो यहां पर मैं ले लेता हूं वनस्पति तेल, और ये वनस्पति तेल जो है ये द्रव अवस्था में होता है,
और इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं, यानी कि इसके साथ में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो हाइड्रोजन भी आप जोड़ोगे हाइड्रोजन गैस अवस्था में, तो आपको प्राप्त होता है वनस्पति घी, और वनस्पति घी ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो एक उत्प्रेरक काम आता है निकल, और निकल उत्प्रेरक यहां पर ठोस अवस्था में काम आता है। तो देखो आप क्रियाकारक ये दोनों हैं, ये द्रव अवस्था में है और ये गैस अवस्था में है, जबकि आपका जो उत्प्रेरक है वो कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में। तो यहां पर आप देखो क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों अलग अलग अवस्था में हैं। तो इस अभिक्रिया में उपस्थित ये जो उत्प्रेरक है निकल, ये कौन सा उत्प्रेरक माना जाएगा, विषमांगी उत्प्रेरक माना जाएगा, और ये पूरा रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाएगा। तो विषमांगी उत्प्रेरक के लिए हमने क्या कहा कि जब अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों अलग अलग भौतिक अवस्था में हो, तो ऐसी अभिक्रिया में उपस्थित उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है, और यह अभिक्रिया विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं हैं, ये विषमांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं हैं ये दोनों, और इन अभिक्रियाओं में उपस्थित जो उत्प्रेरक है ये विषमांगी उत्प्रेरक है दोनों। ये उत्प्रेरक भी विषमांगी उत्प्रेरक है और ये उत्प्रेरक भी विषमांगी उत्प्रेरक है। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए और इसको भी नोट कीजिए। ठीक है भाई, नोट किया आपने। तो आज अपन ने उत्प्रेरक का प्रकार पढ़ा, एक आधार पर भौतिक अवस्था के आधार पर अपन ने उत्प्रेरक के प्रकार पढ़े, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक में क्या होगा कि क्रियाकारक उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की जो भौतिक अवस्था वो समान होगी, और जबकि विषमांगी उत्प्रेरक में क्या होगा कि क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होगी। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट आधार है प्रकार का, जिसके अंदर अपन करेंगे क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार, तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।